दोस्तों नमस्कार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल कौशाम्बी टीचर्स अकेडमी में। दोस्तों आज की ये क्लास ईवीएस पेडागॉजी की 12वीं क्लास है। इससे पहले कि यदि आप क्लास ना देखे हों तो प्लेलिस्ट में जाएं और सारी क्लासेस देख लें। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले ये बात कहना चाहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि रोज़ाना की अपडेट आपको मिल सके। तो दोस्तों आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन दिया गया है, जो इसमें सारे क्वेश्चन जो है शिक्षण सहायक सामग्री से संबंधित हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किस शिक्षण सहायक सामग्री से छात्रों को उच्च कोटि का पुनर्बलन प्राप्त हो सकता है? यानी कौन सी ऐसी शिक्षण सहायक सामग्री है जिसके द्वारा बालकों को उच्च कोटि का पुनर्बलन प्राप्त हो सकता है? पहला ऑप्शन है कंप्यूटर, दूसरा ऑप्शन है चार्ट, तीसरा ऑप्शन है रेडियो, चौथा ऑप्शन है टेलीविज़न। तो इन चारों ऑप्शनों में किस ऑप्शन के द्वारा या किसके द्वारा बालकों को सर्वाधिक पुनर्बलन प्राप्त हो सकता है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा पहला कंप्यूटर। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर में ऑडियो भी बच्चे सुन सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। तो ये हमारा ऑडियो वीडियो दोनों इससे सुन और देख सकते हैं। तो इसके माध्यम से उच्च कोटि का पुनर्बलन प्राप्त हो सकता है। बाकी रेडियो में केवल सुना जाता है, टेलीविज़न में देखा और सुना जाता है, इस चार्ट में केवल देखा जाता है और जो टीचर एक्सप्लेन करता है उसको बालक देखते हैं। लेकिन कंप्यूटर इन चारों में से सबसे ब्रॉड है। क्यों? क्योंकि इसमें बालक सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं और इंटरनेट के माध्यम से अपनी क्लासेस को बार बार देख सकते हैं। तो यही है, इसके द्वारा कंप्यूटर के द्वारा बालकों को उच्च कोटि का पुनर्बलन प्राप्त हो सकता है। तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, श्रव्य दृश्य साधनों के प्रयोग का तर्काधार इस तथ्य पर आधारित है कि, यानी सुनने, श्रव्य मीन्स होता है सुनना, दृश्य मीन्स होता है देखना। श्रव्य दृश्य साधनों के प्रयोग का तर्काधार इस तथ्य पर आधारित है कि, पहला ऑप्शन है इससे अध्यापन अधिगम प्रक्रिया सुगम हो सकती है, इससे अधिगम स्थूल हो सकता है, इससे हमारी दोनों इंद्रियां सक्रिय हैं, यह एकमात्र किसी चीज़ को करने का दूसरा तरीका हो सकता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है, श्रव्य दृश्य साधनों के प्रयोग का तर्काधार इस तथ्य पर आधारित है कि। तो इसमें आप आंसर बता सकते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इससे हमारी जो होती हैं, हमारी दोनों इंद्रियां सक्रिय होती हैं। किससे? श्रव्य से और दृश्य से जो होती हैं, हमारी दोनों इंद्रियां जो होती हैं सक्रिय होती हैं। श्रव्य साधन और दृश्य साधन से दोनों हमारी इंद्रियां सक्रिय होती हैं। तो इससे हमारी दोनों इंद्रियां सक्रिय होती हैं। तो इसका हमारा दूसरे का ऑप्शन हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग कब किया जाना चाहिए? यानी दृश्य मीन्स देखना, श्रव्य मीन्स सुनना। इन सामग्रियों का प्रयोग, इन शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग कब किया जाना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है जब वस्तु इतनी बड़ी हो कि उसे कक्षा में ना लाया जा सके। दूसरा ऑप्शन है जब वस्तु इतनी छोटी हो कि उसे सरलतापूर्वक देखा ना जा सके। या तीसरा ऑप्शन है जब दूर स्थित वस्तु, व्यक्ति या स्थान के बारे में बताना हो। यह चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से सभी। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें आपको आंसर छांट के बताना है। तो दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग कब किया जाना चाहिए? तो दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग जब वस्तु इतनी बड़ी हो कि कक्षा में ना लाया जा सके, तब आप प्रयोग कर सकते हैं। दृश्य यानी आप चार्ट पेपर में या टेलीविज़न के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से उसको दिखा सकते हैं। श्रव्य माने उसमें बालक सुन भी सकते हैं। जब वस्तु इतनी छोटी हो, सरलतापूर्वक ना देखा जा सके, इसको भी सही है। क्योंकि दृश्य शिल्प साधनों के माध्यम से जब वस्तु इतनी छोटी हो कि वो अपनी आंखों से, नॉर्मल आंखों से ना दिखाई दे, तो उसको क्या करेंगे? उसको दृश्य श्रव्य सामग्री के द्वारा भी उसको हम बता सकते हैं। उसके बाद जब दूर किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के बारे में बताना हो, तो भी हम श्रव्य दृश्य साधनों का प्रयोग करके बालकों को उस चीज़ को सुना करके और दिखा करके हम बता सकते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा का हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? चौथा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन केवल दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री है? इसमें से दृश्य शिक्षण सामग्री आपको छांटना है, केवल जिसमें हम देख करके अध्ययन करते हैं। तो चौथे का पहला ऑप्शन दिया गया है कंप्यूटर, दूसरा ऑप्शन दिया है चार्ट, तीसरा ऑप्शन दिया है रेडियो, चौथा ऑप्शन दिया है टेलीविज़न। तो आप इसमें आंसर बता सकते हैं, एकदम आसान क्वेश्चन है। दूसरे का क्या हो चौथे का, निम्नलिखित में से कौन केवल दृश्य सामग्री कौन सी हो सकती है? चार्ट को बालक केवल देख करके अध्ययन करते हैं।
इसमें ऑडियो वीडियो सुनने का कोई माध्यम नहीं होता, ये केवल दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री है। बाकी कंप्यूटर में ऑडियो वीडियो दोनों होता है, रेडियो में ऑडियो होता है, टेलीविज़न में ऑडियो वीडियो दोनों होता है, लेकिन क्या है, चार्ट में जो केवल बालक देख करके अध्ययन करते हैं। तो ये शिक्षण सामग्री चार्ट जो होती है केवल दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती है। तो चौथे का हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है मोहिनी कक्षा में पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है, क्योंकि ये, इसमें बताना है आपको। जैसे मोहिनी कक्षा में पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है, क्योंकि ये क्या करना चाहती है। अब ऑप्शन में देखते हैं, शिक्षार्थियों को दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराते हैं, शिक्षार्थियों को दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराते हैं, या दूसरा है शिक्षार्थियों को आराम उपलब्ध कराते हैं, या तीसरा है अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग करते हैं, या चौथा ऑप्शन है प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन, मोहिनी कक्षा में पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाते इसमें श्रव्य दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है, क्योंकि ये क्या करना चाह रही है, तो क्योंकि ये अधिगम में अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग करती है। क्यों, श्रव्य के द्वारा बालक सुनते हैं, दृश्य के द्वारा बालक देखते हैं, और शारीरिक गतिविधियों के द्वारा टीचर के बालक जो है हाव भाव को ग्रहण करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, तो इसमें ऑप्शन हमारा सबसे ज़्यादा जो सही है वो है अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। तो हमारा ऑप्शन ये पांचवे का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। उसके बाद छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, छठवां क्वेश्चन कह रहा है बालकों को निरीक्षण एवं परीक्षण के अवसर प्रदान कर उनकी अवलोकन शक्ति का विकास करने में सर्वाधिक सहायक हो सकता है। ऐसा इसमें से कौन ऑप्शन में कौन सा है जो सर्वाधिक सहायक हो सकता है, किस बात पर, अवलोकन शक्ति का विकास करने में। तो इसमें हम ऑप्शन देखते हैं, कंप्यूटर, दूसरा ऑप्शन है रेडियो, तीसरा ऑप्शन है वास्तविक पदार्थ, और चौथा ऑप्शन है टेलीविज़न। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तो जो वास्तविक पदार्थ होता है इसके माध्यम से बालक बहुत अच्छे तरीके से देखते, सीखते और उसका अवलोकन करते हैं। तो अवलोकन करने का इसमें कहा क्या गया था, अवलोकन शक्ति का विकास करने में सबसे ज़्यादा बालक जो है वास्तविक पदार्थ को जब देखते हैं तो उनमें परीक्षण करने की भी शक्ति आती है, अवलोकन करने की शक्ति आती है। तो ये हमारा ऑप्शन छठवें का तीसरा हो जाएगा, अवलोकन शक्ति जो है वास्तविक पदार्थ में सबसे अधिक आती है। उसके बाद सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, सातवां क्वेश्चन कह रहा है दृश्य श्रव्य सामग्री कैसी होनी चाहिए, दृश्य श्रव्य सामग्री कैसी होनी चाहिए। जो पहला ऑप्शन है जो शिक्षण के उद्देश्य की प्राप्ति में सहायता दे, या दूसरा ऑप्शन है सुंदर तथा आकर्षक हो, या तीसरा ऑप्शन है बालकों को विचलित करने वाला हो, या बालकों को रुचि को बढ़ाने वाला हो। क्या क्वेश्चन क्या कह रहा था, दृश्य श्रव्य सामग्री कैसी नहीं होनी चाहिए। देखिए हम भी शायद इसको नहीं पढ़े थे, तो नहीं आपको जरूर ध्यान देना है। तो दृश्य श्रव्य सामग्री कैसी नहीं होनी चाहिए, तो दृश्य श्रव्य सामग्री जो होती है बालकों को विचलित करने वाली नहीं होनी चाहिए। ऐसी दृश्य श्रव्य सामग्री नहीं हो कि बालक डरने लगें और आपके पास ही ना आए। तो दृश्य श्रव्य सामग्री कैसी नहीं होनी चाहिए, बालकों को विचलित करने वाली नहीं होनी चाहिए। अब होनी कैसी चाहिए, जो शिक्षण में उद्देश्य की प्राप्ति में सहायता दे ऐसी होनी चाहिए, सुंदर एवं आकर्षक भी होनी चाहिए, बालकों को रुचि में बढ़ाने वाली भी होनी चाहिए। लेकिन जो दृश्य श्रव्य सामग्री कैसी नहीं होनी चाहिए, बालकों को विचलित करने वाला नहीं होना चाहिए। तो सातवें का हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद आठवां क्वेश्चन में है बालकों में निरीक्षण करने की योग्यता के विकास में सर्वाधिक मदद करता है। बालकों के निरीक्षण करने में कौन सा जो है सर्वाधिक मदद करता है, पहला भ्रमण, दूसरा चार्ट, तीसरा नमूना, चौथा कंप्यूटर। इन सब में बालकों में निरीक्षण करने की सर्वाधिक क्या मदद कर सकता है, तो इसमें आपको बताना है। तो बताइए ऑप्शन, तो चार्ट, नमूना, कंप्यूटर या भ्रमण। इसमें सबसे ज़्यादा निरीक्षण करने में जो प्रयोग होता है या विकास करने में सर्वाधिक मदद करता है वो भ्रमण करता है। क्यों, क्योंकि बालक जाते हैं और उसको प्रत्यक्ष रूप से कोई भी वस्तु को देखते हैं तो वो निरीक्षण करने की सबसे ज़्यादा उसमें से बालकों में विकास होता है। तो हमारा आठवें का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। उसके बाद नौवां क्वेश्चन कह रहा है शिक्षण सहायक सामग्री का या के लाभ हैं, शिक्षण सहायक सामग्री के क्या लाभ हैं।
तो उसको हमको बताना है। पहला ऑप्शन है इससे पाठ अधिक सरल, रोचक तथा मनोरंजक बन जाता है, या इसके प्रयोग से बालकों में पाठ के प्रति रुचि का विकास हो जाता है, या इसके प्रयोग से शिक्षण में कुशलता आती है, या उपरोक्त में से सभी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आप ऑप्शन बता सकते हैं। थोड़ा सा हम टाइम दे देते हैं ताकि आप ऑप्शन को खोज लें। तो शिक्षण सहायक सामग्री के लाभ हैं, तो शिक्षण सहायक सामग्री के कौन से लाभ हैं, तो इससे पाठ अधिक सरल, रोचक तथा मनोरंजक बन जाता है। हाँ सही बात है, क्योंकि शिक्षण सहायक सामग्री से बालक सक्रिय मन से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये रोचक भी बन जाता है, सरल भी बन जाता है और मनोरंजक भी हो जाता है। दूसरा, इसके प्रयोग से बालकों में पाठ के प्रति रुचि का विकास होता है। हाँ सही बात है, रुचि का विकास होता है। अगर कोई भी पाठ को पढ़ाना है उससे पहले आपको टेलीविज़न में, कंप्यूटर में या शिक्षण सहायक सामग्री के द्वारा बालकों को यदि समझा देते हैं तो बालक को उस पाठ को पढ़ने के प्रति रुचि जागृत हो जाती है। उसके बाद इसके प्रयोग से शिक्षण में कुशलता आती है। हाँ ये भी बात सही, इसके प्रयोग से शिक्षण कार्य अधिक ईजिली संपादित हो जाता है, तो ये इसके प्रयोग से शिक्षण कार्य में कुशलता आती है, ये भी बात सही है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा चौथा, 9वें का चौथा हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। उसके बाद 10वां क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन कह रहा है आनंद एक अध्यापक है आनंद एक अध्यापक है जो कक्षा 4 के विद्यार्थियों को अपने देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधता बताना चाहता है। तो इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से क्या हो सकती है। यानी आनंद नाम का एक अध्यापक है जो कक्षा 4 के विद्यार्थियों को देश में भोजन की विविधता, यानी कि किस प्रदेश में, अपने देश में किस प्रदेश में किस प्रकार के भोजन लोग करते हैं, उसकी विविधता बच्चों को बताना चाह रहा है। तो इस शिक्षण को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी होगी, निम्नलिखित में से कौन सी होगी, इसको आपको बताना है। तो इसमें से पहला ऑप्शन दिया गया है विद्यार्थियों से पूछें कि उन्हें क्या खाया है, उसके बाद चर्चा करें। या दूसरा, विभिन्न प्रकार की खाने की चीज़ों के चित्रों वाले फ्लैश कार्ड दिखाएंगे। या अगला ऑप्शन कह रहा है अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के विषय में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट देंगे। या विद्यार्थियों से कहेंगे कि वे अपने परिवार के भोजन के बारे में सूचना प्राप्त करें। तो सबसे ज़्यादा जो होता है इसमें जब आनंद नाम का एक अध्यापक है और भोजन के बारे में विद्यार्थियों को बताना चाहता है कि अपने देश में क्या सांस्कृतिक विविधता क्या है भोजन में, तो सबसे बढ़िया उसका उपयोग होगा कि वो क्या करें। इसमें ऑप्शन तीसरा देखिए, अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविधता, इसमें आ गई ना, विविध भोजन के विषय में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट दे देंगे। तो प्रोजेक्ट के माध्यम से जो विद्यार्थी होते हैं प्रोजेक्ट बनाएंगे और ये पता लगाएंगे कि किस प्रदेश में कौन सा भोजन सर्वाधिक मात्रा में लोग करते हैं और इसकी विविधता क्या होती है। तो ये प्रोजेक्ट के माध्यम से सर्वाधिक ये उपयोगी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही हो जाएगा। तो 10वें का हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 11वां क्वेश्चन, एक अध्यापक कक्षा में अपने प्रत्येक छात्र को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय क्या नहीं है। यानी अध्यापक जो है एक शिक्षक है जो घर के में जो रद्दी कागज़ या रद्दी वस्तुएं पड़ी होती हैं उससे कोई एक वस्तु बनाने के लिए शिक्षक जो देता है बच्चों को कार्य करने के लिए, तो वो इसमें से क्या उपयोगी नहीं है उसको आपको छांट के बताना है। तो पहला ऑप्शन है कक्षा में श्रेष्ठ विद्यार्थियों के विषय में निर्णय करना। दूसरा ऑप्शन है बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना। या तीसरा ऑप्शन है बच्चों में पुनर्चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना। या कूड़े से बनी वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करवाना। इसमें से क्या नहीं है आपको देखना है, क्या नहीं है। तो क्या नहीं है, तो इसमें से देखिए कक्षा में श्रेष्ठ विद्यार्थियों के विषय में निर्णय करना, ये बात गलत होती है। आप श्रेष्ठ और कम बुद्धि वाले बालकों को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं, उनको अलग अलग नहीं कर सकते, तो यही बात गलत है। बाकी ये सारी चीज़ें नीचे की जो दूसरा, तीसरा और चौथा है ये सभी सही हैं। तो क्या नहीं सही है, तो यही हमारा नहीं सही है। कक्षा में श्रेष्ठ विद्यार्थी के विषय में निर्णय करना, ये बात गलत होती है, तो यही अभिप्राय इससे नहीं है। उसके बाद 12वां क्वेश्चन कह रहा है पुनर्बलन कौशल का उपयोग करते हैं
12वें क्वेश्चन में पुनर्बलन कौशल का प्रयोग करते हैं, तो इसमें किस बात पे प्रयोग करते हैं? तो 12वें में पहला ऑप्शन है शिक्षण का अग्रसरण हेतु, दूसरा ऑप्शन है छात्रों को प्रोत्साहन हेतु, तीसरा ऑप्शन है अधिगम को रुचिकर बनाने हेतु, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से सभी। तो इसमें से कौन सा होता है? पुनर्बलन कौशल का उपयोग करते हैं। तो कब करते हैं हम? शिक्षण का अग्रसरण हेतु भी करते हैं, छात्रों को प्रोत्साहन हेतु भी करते हैं, अधिगम में रुचि बढ़ाने के लिए भी पुनर्बलन कौशल का प्रयोग करते हैं। तो हमारा उपरोक्त में से सभी सही हो जाएगा। उसके बाद 13वां क्वेश्चन है किस शैक्षिक तकनीक को व्यवहार तकनीक कहा जाता है? यानी ऐसी कौन सी शैक्षिक तकनीक है जिसको व्यवहार तकनीक भी कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है हार्डवेयर उपागम, दूसरा ऑप्शन है सॉफ्टवेयर उपागम, तीसरा ऑप्शन है प्रणाली विश्लेषण, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से सभी। तो किस शैक्षिक तकनीक को व्यवहार तकनीक कहा जाता है? तो हमारा जो हो जाएगा 13वां का ऑप्शन दूसरा, सॉफ्टवेयर उपागम को व्यवहार तकनीक भी कहा जाता है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है एपिडायोस्कोप उपकरण का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? एपिडायोस्कोप उपकरण का उपयोग जो होता है किस बात पर प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन पहला दिया गया है। ऑप्शन पहला में क्या कह रहा है? वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने के लिए, या किसी अपारदर्शी वस्तु को स्क्रीन पर प्रक्षेपित करने के लिए, या तीसरा ऑप्शन है किसी वस्तु की नकल उतारने के लिए, या चौथा ऑप्शन है किसी वस्तु को बड़ा दिखाने के लिए। एपिडायोस्कोप का प्रयोग कब किया जाता है या किस चीज़ में प्रयोग किया जाता है? तो एपिडायोस्कोप का प्रयोग किसी अपारदर्शी वस्तु को स्क्रीन पर प्रक्षेपित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पिछले सीटेट के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये एपिडायोस्कोप का प्रयोग किस बात पर किया जाता है या किस लिए किया जाता है? तो एपिडायोस्कोप का प्रयोग जो है किसी अपारदर्शी वस्तु को किसी बड़ी स्क्रीन में या किसी स्क्रीन में प्रक्षेपित करने के लिए किया जाता है। एपिडायोस्कोप आप ये समझ सकते हैं जैसे पिक्चर हॉल में जो रेज होती हैं वो एक छोटे से होल से निकल के करके एक बड़े पर्दे पर जाती हैं, तो यही इसी माध्यम से आप इसको समझ सकते हैं। तो ये एपिडायोस्कोप इसी से आप रिलेट करके समझ सकते हैं। तो 14वां क्वेश्चन हो गया है। उसके बाद 15वां क्वेश्चन शिक्षण मशीनों की विशेषता होती है। शिक्षण मशीनों की विशेषता होती है, क्या विशेषता होती है? पहला, ये शिक्षण समस्या का समाधान करने में सहायक होती हैं, या दूसरा इसमें बाह्य अनुक्रिया के लिए अवसर दिया जाता है, या इसमें छात्रों के मूल्यांकन करने में भी आसानी होती है, या उपरोक्त में से सभी। क्या होता है? शिक्षण सहायक सामग्री बोल सकते हैं या शिक्षण मशीन बोल सकते हैं, जिसके माध्यम से जब शिक्षक होता है, जब शिक्षण कार्य संपादित करवाता है और उसको सहयोग प्रदान होता है शिक्षण सामग्रियों से और बालक को उससे अधिक अच्छे तरीके से सीखते हैं, तो वो शिक्षण मशीन कह सकते हैं या शिक्षण सहायक सामग्री उसको कह सकते हैं। तो शिक्षण सहायक सामग्री की क्या विशेषता होती है? तो ये शिक्षण समस्या समाधान करने में सहायक होते हैं, ये भी बात सही है। इनमें बाह्य अनुक्रिया के लिए अवसर भी दिया जाता है, अवसर पॉजिटिव टैग वर्ड है, ये भी बात हमारी सही है। इनमें छात्रों के मूल्यांकन करने में भी आसानी होती है, ये भी बात सही है। तो हमारा 15वें का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 15वें का चौथा सही है। उसके बाद 16वां क्या कह रहा है? आप पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सामाजिक असमानता पर अधिक बल देना चाहते हैं। ऐसे में निम्नलिखित में से कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम अनुभव होगा? यदि ये कह रहा है कि आप पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सामाजिक असमानता पर अधिक बल देना चाहते हैं, तो ऐसे में निम्नलिखित में से कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम अनुभव होगा? तो इसमें ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है संबंधित मामलों पर क्विज प्रतियोगिता तैयार करना, या दूसरा ऑप्शन है संबंधित मामलों पर वीडियो फिल्म दिखाना, तीसरा ऑप्शन विद्यार्थियों के समूह परियोजना का भार ऊपर लेने के लिए कहना, और संबंधित मामलों पर विशिष्ट भाषण आयोजित करवाना। तो इसमें का कौन सा ऑप्शन होगा? क्या कह रहा है? इसमें सामाजिक असमानता पर अधिक बल देना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? तो ये इसको ऑप्शन नंबर तीसरा को देखिए, विद्यार्थियों को समूह परियोजना का भार ऊपर लेने के लिए कहेंगे, तो ये इस बात पर सब सर्वाधिक अच्छा होगा। किस बात पर? जो सामाजिक असमानता पर बल देना होता है, तो वो किस बात पर सामाजिक असमानता बल दे सकते हैं? तो विद्यार्थियों को समूह में परियोजना कार्य दे सकते हैं। तो ये हमारा 16वें का ऑप्शन हमारा तीसरा सही हो जाएगा। उसके बाद 17वां क्वेश्चन पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शुभम कक्षा
5 के विद्यार्थियों को पोषण पर आधारित प्रकरण से परिचित कराना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए। यानी शुभम नाम का एक अध्यापक है जो कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पोषण पर आधारित प्रकरण परिचित करवाना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए। तो 17वें में हम ऑप्शन देखते हैं। पोषण तत्वों से भरपूर विभिन्न प्रकार के भोजन के उदाहरण देने चाहिए। श्याम पट पर पाचन तंत्र पर रेखा चित्र बनाना चाहिए। या तीसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि वे अपने अपने टिफिन बॉक्स खोलें, उनके तत्वों का अवलोकन करें और उसके बाद उन्हें व्याख्या करनी चाहिए। या चौथा ऑप्शन है विभिन्न प्रकार के भोजन को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना चाहिए। तो इसमें क्या करना चाहिए, तो इसको देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शुभम कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पोषण पर आधारित प्रकरण से परिचित कराना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए। तो उससे सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि वो क्या करे, शिक्षार्थियों से कहे कि वे अपने अपने टिफिन बॉक्स खोलें और उनके तत्वों का अवलोकन करें और उनके बाद उन्हें व्याख्या करनी चाहिए। तो इससे बच्चे जो होते हैं अपने अपने टिफिन बॉक्स में देखेंगे कोई कुछ चीज़ कोई भी नाश्ता ले रहेगा, कोई क्या ले रहेगा, उसका अवलोकन करेंगे तो बालक एकदम कंसंट्रेट मन से ये देखेंगे कि बगल वाला क्या लिया है, हम क्या लिए हैं, उसके बगल वाला क्या लिया है। जब बालक एकदम से कंसंट्रेट हो जाएंगे तो बालक के विभिन्न पोषक तत्व के बारे में आप बता सकते हैं कि जैसे देखिए कि ये इनके टिफ़िन में अगर हरी सब्जी है तो इसमें हरी सब्जी से क्या लाभ होते हैं, पालक है तो इसमें पालक में आयरन मिलता है, या हरी सब्जी के क्या लाभ होते हैं, पोषक तत्व के बारे में आप बता सकते हैं। उन्हीं के टिफ़िन में रखे नाश्ते के माध्यम से आप उनके पोषक तत्वों को आप समझा सकते हैं। तो 17वें का हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन केवल श्रव्य शिक्षण सामग्री है। यानी निम्नलिखित में से जो शिक्षण सहायक सामग्री दिए गए हैं इसमें से कौन जो है केवल श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री है। तो कौन शिक्षण सहायक सामग्री है, कंप्यूटर है कि चार्ट है कि रेडियो है या टेलीविज़न है। श्रव्य मीन्स होता है सुनना, तो किसमें केवल हम सुन करके शिक्षण कार्य कर सकते हैं। तो कंप्यूटर में सुन और देख दोनों सकते हैं, चार्ट में देख सकते हैं, टेलीविज़न में देख और सुन दोनों सकते हैं, लेकिन रेडियो में जो होता है, रेडियो में क्या कर सकते हैं, हम केवल सुन सकते हैं। कोई बच्चे जब कन्फ्यूजन हो जाते हैं तो बोलते हैं सर रेडियो को हम देख तो सकते हैं, लेकिन रेडियो को आप उसके बाहरी आवरण को देखते हैं, लेकिन जब आप अध्ययन करेंगे, जब उसकी बताई हुई बातों को अमल करेंगे तो केवल आप सुन करके ही आप शिक्षण कार्य कर सकते हैं। तो रेडियो से केवल सुन करके हम अध्ययन कर सकते हैं, बाकी से सुन और देख दोनों सकते हैं। तो हमारा 18वें का ऑप्शन हमारा तीसरा सही हो जाएगा। उसके बाद 19वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन दृश्य श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री है। यानी दृश्य भी है, श्रव्य भी है, यानी देख भी सकते हैं उसको, आप सुन भी सकते हैं। तो 19वें का हमारा ऑप्शन देखते हैं, कंप्यूटर, चार्ट, रेडियो, पुस्तक। तो ऐसा कौन सा है, आप एकदम आसान है, आप इसको 1 सेकंड में ऐसा आंसर बता सकते हैं। पुस्तक में केवल पढ़ करके होता है, चार्ट में देख करके होता है, और उसके बाद रेडियो में केवल सुन करके होता है। जब कंप्यूटर में होता है 19वें में, जब कंप्यूटर में होता है तो क्या होता है, इसमें श्रव्य और दृश्य दोनों होता है। क्यों? क्योंकि स्पीकर के माध्यम से लेक्चर को आप सुन सकते हैं और चलचित्र के माध्यम से आप उसको देख भी सकते हैं। तो कौन श्रव्य दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री है, तो कंप्यूटर जो है श्रव्य दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री दोनों है। तो हमारा 19वें का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 20वां क्वेश्चन, दूर स्थित किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के विषय में शिक्षण के समय किसका प्रयोग सर्वाधिक अच्छा हो सकता है। यानी कोई वस्तु दूर है या बड़ी है या आप क्लासरूम में नहीं ला सकते हैं, कोई व्यक्ति है, स्थान है, वस्तु है, तो उसको जो होता है शिक्षण कार्य के समय किस चीज़ का प्रयोग करना सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तो 20वें का पहला ऑप्शन दिया गया है चित्र, दूसरा ऑप्शन दिया है चार्ट, तीसरा ऑप्शन दिया है नमूना और चौथा ऑप्शन दिया है कंप्यूटर। तो दूर स्थित वस्तु का जब हम नमूना लाके प्रस्तुत करेंगे तो बालक उसको हम क्लास में भी ला सकते हैं और बालक उसको प्रत्यक्ष रूप से देख करके अच्छे से सर्वाधिक अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल पिछली क्लास में बता भी चुके हैं, मान लीजिए आपको ताजमहल के बारे में आपको समझाना है तो क्या करेंगे, आप ताजमहल का छोटा सा नमूना आप पेश कर देंगे बालकों के प्रति, तो बालक उसको देख करके प्रत्यक्ष रूप से देख करके ताजमहल कैसा है उसका अनुमान लगा करके अपना अध्ययन कर सकते हैं। तो क्योंकि ताजमहल को हम तो क्लास के अंदर तो ला नहीं सकते, तो नमूना केवल ला सकते हैं। तो नमूना के माध्यम से क्या होता है,
दूर स्थित किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के विषय में शिक्षण के समय किसका प्रयोग कर सकते हैं? सर्वाधिक प्रयोग कर सकते हैं, तो हम नमूने का सर्वाधिक प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? किससे बालकों की कल्पना शक्ति का विकास संभव है? कल्पना शक्ति का विकास किसके माध्यम से संभव है? पहला ऑप्शन है कंप्यूटर, दूसरा ऑप्शन है रेडियो, तीसरा ऑप्शन है टेलीविजन, चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? तो 21वें का हमारा सही हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। कौन? किससे बालकों में कल्पना शक्ति का विकास होता है? कंप्यूटर से भी होता है, रेडियो से भी होता है और टेलीविज़न से भी होता है। बालक जो इसमें चलचित्र देखता है, सुनता है, उसका कल्पना करके अपने अंदर अंतर्ग्रहण करता है। तो किससे बालकों की कल्पना शक्ति का विकास होता है? तो सभी से बालकों में कल्पना शक्ति का विकास होता है। तो 21वें का हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 22वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? दोस्तों यहाँ से देखिए, विगत वर्षों में पूछे गए सारे प्रश्न हैं। देखिए इसमें आप अनुमान लगा सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन सीटेट एग्जाम में आते हैं। तो सीटेट एग्जाम में सबसे बड़ी समस्या होती है कि ऑप्शन, क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शन भी बहुत बड़े होते हैं। तो इसको आप ज़्यादा तो समय नहीं रहता है, लेकिन आप कम से कम टाइम ले करके क्वेश्चनों को कम से कम 2 बार, ऑप्शनों को 2 बार पढ़ करके और टैग वर्ड नेगेटिव पॉजिटिव के हिसाब से आप काटते चले जाएंगे। अंत में जो ऑप्शन बचेगा वही हमारा आंसर हो जाता है। तो इसमें हम देखते हैं, मानचित्र पढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। यानी मानचित्र यदि आप पढ़ा रहे हैं तो उसमें कौन सा कौशल शामिल है या कौन सा कौशल सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो पहला ऑप्शन है अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल, या स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझाने की योग्यता, या तीसरा ड्राइंग और पेंटिंग के विलक्षण की कुशलता, या चौथा ऑप्शन दिया है ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता। तो ये क्या कह रहा था? मानचित्र पढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। तो मानचित्र पढ़ाने के लिए कौन सा आवश्यक कौशल में शामिल है? तो मानचित्र पढ़ाने के लिए स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति समझाने की योग्यता शामिल होती है। क्यों? क्योंकि छोटे बच्चे हैं ना, तो छोटे बच्चों को केवल आप स्थान के बारे में, कौन सा स्थान कहाँ है, कौन सा स्थान की कितनी दूरी है, वो किस दिशा में है, उसकी सापेक्ष स्थिति क्या है, ये आप समझा सकते हैं। इसको हम क्यों नहीं लिए, ग्लोब वाला क्यों नहीं? क्योंकि ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बच्चे छोटे हैं, ग्लोब देखना उनको ज़्यादा नहीं आता। ये आप जूनियर हाई स्कूल में आप प्रयोग कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ड्राइंग और पेंटिंग भी सबसे उपयुक्त नहीं है, ये भी उपयुक्त नहीं है। तो हमारा सबसे उपयुक्त जो है स्थान, दूरी और दिशा के सापेक्ष स्थिति, आप इसके के माध्यम से, आप मानचित्र के माध्यम से आप बता सकते हैं। तो हमारा मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। मानचित्र पढ़ने से हम स्थान, दूरी और दिशा छोटे बालकों को सापेक्ष स्थिति के बारे में समझाने की ये योग्यता मानचित्र में होती है। तो 22वें का हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 23वां क्वेश्चन कह रहा है, दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? यानी दोपहर जब भोजन का अवकाश होता है उसके बाद यदि आप क्लास लेने गए हैं तो वहाँ आप ये देख रहे हैं कि बालक जो है पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या प्रयोग करेंगे? तो ऑप्शन हम देखते हैं। तो ऑप्शन पहला है बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे। यदि बालक पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे? क्या आप बच्चों को खेलने के लिए मैदान में ले जाएंगे, या बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें, या पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य शब्द सामग्रियों का प्रयोग करेंगे, या प्रकरण को तुरंत बदल देंगे? आप क्या करेंगे? यदि आप दोपहर के भोजन के अवकाश के बाद यदि क्लास में जाते हैं और बच्चे पढ़ने की में रुचि नहीं ले रहे हैं तो सबसे बढ़िया उपाय है पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य शब्द सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। तो इसके माध्यम से बालक सक्रिय हो जाएंगे और अच्छे तरीके से सीखना स्टार्ट कर देंगे। 23वां का हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 24वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 24वां क्वेश्चन कह रहा है बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक क्या करेगा?
तो ऑप्शन इसमें दिया है कक्षा में कुछ ईंधनों को नमूने दिखा सकते हैं, या एक लघु फिल्म दिखाने के साथ साथ खाना पकाने के उपयोग होने वाले संभावित ईंधनों के प्रकरणों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकते हैं, या चार्ट को ईंधनों के चित्र प्रदर्शित कर सकते हैं, या बच्चों में विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कहेंगे। तो आप सबसे उपयुक्त क्या है? बच्चों के विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए आप सबसे उपयुक्त क्या करेंगे? तो सबसे उपयुक्त है एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के उपयोग होने वाले संभावित ईंधनों के प्रकरणों के बारे में चर्चा करेंगे। तो 24वें का हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाए, क्योंकि देखिए ब्रॉड है, बालक जो है लघु फिल्म देखकर सुनकर देखेंगे सुनेंगे वो कैसे होता है क्यों होता है उसके बारे में भी पता कर सकते हैं। तो ये सबसे उपयुक्त होगा। तो 24वें का हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 25वां क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा सा बड़ा है, इसको एडजस्ट करिएगा आप। एक कक्षा के अनुभाग आ को पेट्रोलियम और कोयले के भंडारण में रिक्तीकरण प्रकरण पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया यानी श्रव्य दृश्य दोनों साधनों कैप्सूल यानी मल्टीमीडिया को श्रव्य दृश्य साधन भी बोल सकते हैं, मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग किया गया, जबकि बी वाले अनुभाग जो हैं को ग्रीन बोर्ड के आरेख बनाते हुए पढ़ाया गया। बाद में यह पाया गया कि अनुभाग आ के विद्यार्थियों ने एक बेहतर सीमा तक प्रकरण को समझ लिया। ऐसा होने का क्या कारण हो सकता है? तो ऐसा होने का क्या कारण हो सकता है? पहला ऑप्शन है ग्रीन बोर्ड पर अच्छी दृश्य सामग्री नहीं है, यानी पहला ऑप्शन दिया गया है ग्रीन बोर्ड पर अच्छी दृश्य सामग्री नहीं है, या दूसरा ऑप्शन दिया गया है बहु उपागम दैनिक जीवन स्थितियों में अधिक नज़दीक है, या मल्टीमीडिया सामग्रियों का उपयोग अपेक्षाकृत अधिक मितव्ययी होता है, या दृश्य सब सामग्रियों में बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करते हैं। यानी इसमें क्वेश्चन में ये कहा गया है कि दो भाग में बच्चों को बांटा गया है, अनुभाग ए और अनुभाग बी। तो ए वालों को मल्टीमीडिया यानी टीवी पिक्चर दिखा करके उसमें बच्चों को समझाया गया है, दूसरे वालों को ग्रीन बोर्ड के द्वारा समझाया गया है। तो आप जो ए अनुभाग वाले थे वो अच्छे तरीके से प्रदर्शन कर पाए थे। क्यों कर पाए थे? क्योंकि जो है इसमें है श्रव्य दृश्य इंद्रियां बेहतर संधारण के लिए इंद्रियों को शामिल करते हैं। यानी अनुभाग ए वाले अच्छा प्रदर्शन कर पाए थे। क्यों? क्योंकि वो श्रव्य दृश्य के माध्यम से देखे थे और समझे थे, तो वो उनका जो एक ग्राफ था या जो अच्छे तरीके से वो प्रकरण को समझ लिए थे, और जो केवल ग्रीन बोर्ड से देखे थे वो केवल देख करके देखे थे, तो उनमें सारी इंद्रियां काम नहीं की थी। लेकिन जो दृश्य सर्व सामग्री बेहतर संधारण के लिए इंद्रियों को शामिल करते हैं। यानी दृश्य देख करके भी आँख के द्वारा देख सकते हैं, श्रव्य सुन करके कान के द्वारा। जब दृश्य सर्व साधनों के द्वारा जब बालक सीखता है तो बहुत अच्छे तरीके से सीखता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 25वें का हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 25वें का ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। दोस्तों आज यहीं तक करते हैं। यदि हमारा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको रोज़ाना क्लास की अपडेट आपको मिल सके। थैंक्स टू ऑल। जय हिंद।